हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज आपको वापस लेना पड़े तो आपको खुद को भी कड़वे ना लगे। कम से कम जो आईनी और पार्लिमानी कार्रवाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करें, समझ में आती है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड करें। मर्द हजरात है उनके अंदर जो हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। फाइनली अब कल फिल्म रिलीज हो रही है, सो सुपर एक्साइटेड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। उम्मीद आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो जनाब बाज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात के साथ करेंगे। कहा ही जाता है कि जी हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज आपको वापस लेना पड़े तो आपको खुद को भी कड़वे ना लगे। तो लिहाजा मीठे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपकी कोई भी बात किसी को गरा ना गुजरे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो इस बात का अगर हम ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेकी भी है और दूसरा खुश अखलाक़ी भी है। तो इस चीज़ का हमें ना गुस्से में ख़ास ख्याल करना होता है क्योंकि गुस्से में ही हमेशा हमारे मुँह से कड़वे अल्फाज निकलते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, बिजली की बंदिश पर खैबर पख्तूनख्वा से इख्तलाफात, ईद कुर्बान के बाद हुकूमत को अब मफादात की कुर्बानी देना होगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना मजबूरी और सियासी इस्तेहकाम की खातिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को साथ चलाना ज़रूरी है। वर्ल्ड T20 में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस, कौमी क्रिकेटर्स पर लान तान और हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी का वाक़या। साबिक क्रिकेटर्स और शोबिस सितारे कौमी क्रिकेटर्स के हक़ में खड़े हो गए। फैंस को तनकीद में तमीज़ का सबक सीखने की ज़रूरत है। मुल्क भर में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उतनी ही ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़तरे की घंटी बजा दी। रवां साल मानसून सीज़न में गैर मुतवक्के बारिशों की पेशगोई, 2 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। हुकूमत किस हद तक तैयार है, इस पर बात करेंगे। और ईद कुर्बान पर कोई भी पाकिस्तानी फिल्म सिनेमा घरों से कमा सकी, न मदाहों के दिलों में जगह बना सकी। ऐसे में सुपरस्टार मीरा की नई फिल्म एजेंट अनीला से मदाहों की तवक्कुआत क्या हैं? फिल्म की कास्ट आज हमारे साथ होगी। ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो भी मैं ये बात सोच रही हूँ कि बजट जब बनाना था और बन रहा था उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुशावरत नहीं हुई, और अभी जब उनके बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं तो अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से मुलाकात की उन्होंने दावत दी है। ज़राए के मुताबिक आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। सीनियर रहनुमाओं का वफ़द भी बिलावल भुट्टो के हमरा होगा। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं के बयानात भी ज़ेरे गौर आएंगे और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिजली बंदिश के मामले पर विफाक और KP हुकूमत में ठन गई है। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर बिजली की सप्लाई बहाल कराने डेरा इस्माइल खान के ग्रिड स्टेशन पहुँच गए। IG को वापडा कीमा पर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की हिदायत सामने आई है। तमाम फीडर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। जहाँ इससे ज़्यादा लोड शेडिंग हो वहाँ अरकान असम्बली खुद ग्रिड स्टेशन जाएँ और बिजली बहाल करें। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार वज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त के लिए। पहला सवाल मेरा लगारी साहब वही है कि बजट तो आ गया है मगर उससे पहले पीपल्स पार्टी से रब्ता नहीं किया गया और अब मुलाकात की दावत दी गई है, कैसे देख रहे हैं? हाँ देखें, ये बात तो सामने आ चुकी है और तमाम लोग इस बात से आगाह हैं कि जब बजट बन रहा था उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने ये बात सामने लाई थी कि हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की जा रही है, ना हमें एतमाद में लिया जा रहा है। और बहरहाल बजट हुआ तो दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही थी कि बजट तो IMF की टीम जो है वो बजट बना रही है। अब हमें ये पता नहीं है कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं या हम IMF के मातहत स्टेट हैं कि हमारा बजट वो बनाए, इसलिए कि हमने अपने आप को इस हाल तक खुद पहुंचा दिया है कि IMF के हर डिक्टेशन माननी पड़ रही है। तो अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF की डिक्टेशन मानी गई, लेकिन डिक्टेशन मानते हुए भी इन्होंने ये ख्याल नहीं किया है कि इसी के अंदर रहते हुए भी हम अपने साथियों को जो हमारे इक़्तिदार में शराकतदार हैं या नहीं हैं
लेकिन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके खदशात को पेश नज़र रख कर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने इस बारे में गौर ही नहीं किया, सोचा ही नहीं है, और उन्होंने अपने अपने जो इश्यूज थे उनको पेश नज़र रखा। मसलन ये कि पंजाब में जो उनकी ख़ास शिकायत थी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अब ये चाहेगी कि पंजाब में ही उसकी शराकत इक़्तिदार हो। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ पर सराइकी सूबे के हवाले से एक सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, उस सेक्रेटेरिएट को इनिशियली बहाल किया जाए। और दूसरी बात ये होगी कि सराइकी अजला जो हैं उनके लिए जो बजट है वो अलग मुख्तस किया जाए। और दूसरा ये कि उन अजला में जो सराइकी सूबे के अजला होंगे उसके अंदर जो तकर्रियाँ और तबादले हैं वो उनकी पीपल्स पार्टी की मुशावरत से किए जाएँ। और पीपल्स पार्टी ये भी चाहेगी कि अगर शराकत इक़्तिदार हो तो वो सराइकी सूबे से मुताल्लिक लोगों को उसमें शामिल किया जाए। वैसे भी सेंट्रल पंजाब में उनकी नशस्तें बहुत कम हैं, और सिर्फ मेरे ख्याल में हसन मुर्तज़ा साहब हैं और बाकी लोग नहीं हैं, तो इसलिए वो चाहेंगे कि इस मसले को ज़्यादा और आगे बढ़ाया जाए। और फिर वो जाएंगे इस बात के लिए कि जनाब PTI से वो बात करते हैं और पीपल्स पार्टी राज़ी करेगी PTI को कि जनाब वो सराइकी सूबे के क़याम के सिलसिले में जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करें। तो वो इनसे मुतालबा करेंगे पंजाब हुकूमत से भी और वफाक से भी कि सराइकी सूबे के राह में हायल जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए। तो लगारी साहब मुझे बताइएगा कि सारे तहफ़्फ़ुज़ात तो आपने बता दिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये तमाम बातें क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मान लेंगे, या फिर अगर मानेंगे तो वो क्या बातें जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? मेरे ख्याल में वो सारी बातें मान सकते हैं और उसमें अपना एज भी ले सकते हैं। अगर वो सराइकी सूबे की बात मानते हैं तो उसका क्रेडिट ले सकते हैं कि ये नहीं है कि जनाब किसी एक का क्रेडिट हो, उनका भी क्रेडिट होगा, और ज़्यादा क्योंकि हुकूमत में वो हैं तो उन्हीं का क्रेडिट समझा जाएगा। और मरियम नवाज साहिबा ने तो खुद सराइकी बोलना भी शुरू कर दी है, और वो वहाँ मुल्तान जाती हैं या बहावलपुर जाती हैं तो वो सराइकी बोलती हैं और अच्छी खासी सराइकी बोल लेती हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये बात उनके भी फ़ायदे में है और उनके लिए करना आसान भी होगा। कम अज़ कम जो आइनी और पार्लिमानी कार्रवाई है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो पंजाब में जो आपने शराकत इक़्तिदार की बात की है, वो क्या आपके ख्याल में हो सकती हैं चीज़ें जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के जहन में है, जो चाहते हैं वो कि उनके पास होने चाहिए होते? नहीं, जाहिर है हर हुकूमत जो हुकूमत में शामिल हो तो उनकी ये होती है ज़रूरत कि वो बुनियादी नौइयत के मसाइल हल करने के लिए वो बल्दियात का महकमा अपने पास रखे। तो ये हो सकता है कि बल्दियात का वो डिमांड करें, हेल्थ और एजुकेशन में से किसी डिपार्टमेंट की वो करें। ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला का मनसब तो मान ही नहीं सकते। वैसे भी जब मरियम नवाज साहिबा खुद वज़ीर दाखिला का मनसब भी अपने पास रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि इस तरह के मुतालबात सामने आएँ। लेकिन सरेदास ये है कि अगर हुकूमत में पंजाब में शामिल होते हैं तो उनकी क्या शराइत होती हैं और किन महकमों की डिमांड करती हैं, ये अभी सामने आना बाकी है। सही। तो लगारी साहब, वैसे जो अभी इंटेंट हुकूमत का नज़र आ रहा है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ तमाम बातें मान सकते हैं या मान जाएंगे वज़ीर आज़म। अगर तो ऐसा होता कि साथ लेकर चलना है और वही इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर करने हैं तो बजट से पहले रब्ता किया जाता, तब क्यों नहीं किया गया और अब क्यों दावत दी गई? वो शायद ये समझ रहे थे कि हमारे लिए बजट पास कराना मसला नहीं होगा, हम पीपल्स पार्टी को जो है वो राज़ी कर लेंगे या राम कर लेंगे। अब ये भी हो सकता है कि किसी एक मुतालबे के मंजूर कराए बगैर पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पर गुजारा करे और चली जाए कि जी ठीक है आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं, चले हम खैर सगाली में मान लेते हैं, चले हम दोस्ती में मान लेते हैं, चले हम अपने पुराने ताल्लुक की बुनियाद पर मान लेते हैं। ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी ऐसा करे और कहे कि जनाब आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपने जो कुछ किया ठीक है, हम मान लेते हैं, आप हमें आपने दावत दी, हम आपकी चाय पीते हैं और जा रहे हैं, खुदा हाफिज़, और वो मान लें हर चीज़। चलें देखते हैं लगारी साहब क्या होता है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा के CM हैं, अब वो जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं या फिर जो उनका तर्ज सियासत नज़र आ रहा है, पहले उन्होंने कहा कि जी करप्शन को करता दिखाई दे तो आप कहें कि वज़ीर आला ने भेजा था जाके उसका सर फाड़ दें, और अब उन्होंने कहा है कि बिजली बंद हो तो ग्रिड स्टेशन पहुँच जाएँ, जाके खुद बहाल कर दें, सारे MPs जाएँ। किस तरह देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में ये इंतहाई इक़दाम हैं, इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए। और लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं हम एक्सेसिव जो है वो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, हमारे पास बिजली मौजूद है और आप उसके गर्दिशी कर रहे हैं, हमारी जान का अज़ाब भी बने हुए हैं, वो भी चल रहे हैं।
आप बिजली चलाएं ना चलाएं, आप लोगों को बिजली दें या ना दें, लेकिन आपने उनको जो पेमेंट्स करनी है वो तो करनी है, तो लोगों को देकर पेमेंट करें। आप इन लोगों को इतना से ख्वार करके क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये भी उन्होंने एक बात तो ठीक की कि जनाब अब इतनी काबिल बर्दाश्त, मैं समझता हूँ कि 12 घंटे भी ना काबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा 12 घंटे से ज़्यादा हो तो फिर चले जाएं, लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी वज़ीर आला, कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी सूबे का, किसी भी जगह का, ऐसा नहीं हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर कहे जी लाठियाँ उठाएं और शुरू हो जाएं तोड़ फोड़ करना। ऐसा नहीं हो सकता है SSP कहे चलें भी हाथ में छुरियाँ ले लोगों को मारना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता है ना। इसी तरह से ये नहीं हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर जो लोगों को कहें कि अपना कानून अपने हाथ में लें और आप खुद अपनी मर्जी जो चाहें करते फिरें। नहीं तो लगारी साहब, इसमें जो वो एक मौक़िफ़ दे रहे हैं कि विफाक जो है वो पैसे रोक रहा है, फंड्स नहीं दे रहा, हम वाफिर बिजली बनाते हैं हमारा हक मारा जा रहा है, तो आपके ख्याल में ये क्या सियासी चपकलिश का नतीजा है? क्या वाकई इनके साथ ज्यादती हो रही है? फंड्स नहीं रोके जाने चाहिए, किसी भी सूरत में किसी भी सूबे के फंड्स नहीं रोके जाने चाहिए। ये कोई बात ना हुई कि आपकी हुकूमत नहीं है या आपकी पार्टी की हुकूमत नहीं है तो आप उनके फंड्स रोक दें। फंड्स रोकने का कोई उसूल नहीं है। और अपना जनाब गंडापुर साहब भी अपने रवैये में और अपने तर्ज अमल में और अपने लहजे में और अपनी गुफ्तगू में एहतियात पैदा करें। और वफाक को तो किसी भी सूरत में किसी भी सूबे का फंड रोकने का कोई इख्तियार नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब भी बार बार इनको मनाने के लिए पहुंचते हैं या फिर इनसे रब्ता उनका होता है? अभी भी मुज़ाकरात उन्होंने किए हैं इनके साथ कि भाई मामले को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये मतलब बार बार ये कोशिश की जा रही है? होना तो क्यों चाहिए, कोऑर्डिनेशन विफाक की और सूबे की ऐसी होनी चाहिए कि नौबत ही ना ये आए कि मोहसिन नकवी साहब को जाना पड़े। एक तो ये कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हो या वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, उनका काम रूठे हुए लोगों को मनाना होता है। तो ज़ाहिर है रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए वज़ीर दाखिला को जाना पड़ता है, या रहमान मलिक जाया करते थे या जनाब मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। तो ये रूठे हुए को मना रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें वफाक को भी ये कहना चाहिए कि सूबे को इतना तंग ना किया जाए कि वो जो रिटेलिएट करे, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, उसका कोई जवाब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें इतना तंग, इतना ना कितना भी तंग नहीं, बिल्कुल ही तंग नहीं किया जाना चाहिए। उनको हुकूमत करने दें, आप अपने हुकूमत करें, उनकी कारकर्दगी सामने आए। जी, अल्लाह करे इस बात को समझें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका, आपके शुक्रिया। तो देखते हैं जी आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रहे, यही बेहतर है विफाक के लिए भी और सूबे के लिए भी, सूबा भले कोई सा भी हो। अब जनाब कुछ मौसम की बात करते हैं। सियासी सख्ती के बाद कुछ मौसम की सख्ती की बात हो जाए तो ख़ास तौर पर जनूबी और वस्ती पंजाब और सिंध समेत बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला ओहदेदार ने ख़बरदार किया कि मानसून के मौसम में गैर मामूली बारिशें तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानियों को मुतासर कर सकती हैं। तो एक हंगामी प्लान इस पर बनना बहुत ज़रूरी है और एक तरतीब भी दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि $4 करोड़ की रकम भी मुख्तस की गई है। दरअसल पाकिस्तान में हालिया बरसों में मौसम के जो पैटर्न्स हैं वो गैर मामूली तब्दीलियाँ उनमें देखी गई हैं। अभी तक मीडिया और हुकूमती ओहदेदारों ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की जानिब बहुत कम तवज्जो दी है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, ये जो गैर मामूली तब्दीलियां देखी जा रही हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए वजूहात तो जिसे कहते हैं ना लार्जर स्केल पे तो वही क्लाइमेट चेंज है। जाहिर है उसकी वजह से वेदर पैटर्न्स अब उस तरह से नहीं एक तरह से बिहेव करते जैसे कि सेट वेदर पैटर्न्स हुआ करते थे पहले। अब क्लाइमेट चेंज ने हर चीज़ चेंज कर दी है एक तरह से था। तो वेदर जो आपके कोई भी वेदर फिनोमेना होता है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ आता है। यानी बारिश अगर होती है तो ज़्यादा यानी जिसे कहते हैं ना हैवी रेन हो जाती है। क्लाइमेट चेंज यानी चूँकि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ चुका है बशमूल पाकिस्तान के, तो वो ज़ाहिर है एक तरह से आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो ऑलरेडी गर्म है, फ़िज़ा जो गर्म हुई होती है। तो जो इस कंडीशन में जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है फिर वो हैवी रेन की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर वो एक्सट्रीम इवेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बुनियादी तौर पे तो वजह क्लाइमेट चेंज ही है इसके पीछे के जो आपके पास इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उनकी शिद्दत भी बढ़ रही है पहले से। तो इसमें सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी आप लोगों की वर्किंग क्या है? ये जो अभी ख़तरे की घंटी बजाई है UN की जानिब से
तो इसमें जो बारिशें गैर मुतवक्के हैं कितनी हो सकती हैं, कुछ आप इस वाले से बता सकते हैं हमें? देखिए हमारी फोरकास्ट आ गई है ना मानसून के बारे में, जो पहले तो जुलाई से जून से अगस्त तक की थी, अब जुलाई से सितंबर की जो बाकायदा मानसून सीज़न होता है उन 3 महीनों की भी फोरकास्ट आ गई है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि शो किया गया कि पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं इस दफ़ा मानसून की, और बिलखुसूस जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की ज़्यादा चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है, उसमें कराची भी शामिल है। उसमें कराची के साथ साथ जो सदरन सिंध की दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, सुजावल, ठट्ठा, थरपारकर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा इम्कान हैं। सिंध की अगर हम बात करें, पंजाब साइड पे भी इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, जो लाहौर, नीचे कसूर, ऊपर साहिवाल और ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो पट्टी है पूरी इस्लामाबाद तक, ज़ाहिर है जो कोर मानसून बेल्ट होती है हमारी वो वही है। तो उन एरियाज़ में भी मामूल से ज़्यादा बारिश है विद हाई प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा तो सभी जगहों पर है, लेकिन वहाँ प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है इन 2 जगहों की जो मैंने। तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल। देखिए अर्बन फ्लडिंग तो मानसून की बारिश का डायनेमिक्स ऐसी होती है कि वो कोई एक भी हैवी स्पेल आ जाए, यानी कि 80 से 100 मिलीमीटर बारिश अगर चंद घंटों में पड़ जाए, जैसे कि हमने देखा था कराची में हो जाता है कि 80-100 मिलीमीटर अगर बारिश अगर 1-2 घंटों में पड़ जाए तो फिर वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा कर देती है। तो ऐसा रूल आउट नहीं कर सकते, चांसेस हैं इस बात के। सही। हमारे प्रोड्यूसर साहब को ना सरदार साहब बहुत गर्मी लगती है, तो वो बड़ी बेताबी से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जुलाई में शुरू कब होंगी बारिशें? देखिए जुलाई के पहले हफ्ते में इम्कान है, कराची और सिंध के दूसरे अजला में तो पहले हफ्ते में जुलाई के इम्कान है। पंजाब में तो उम्मीद है कि जून के आखिरी दिनों में, यानी कोई हो सकता है 27 जून किसी जगह पर, किसी जगह 28 जून, इस तरह जून के आखिरी जो 2-3 दिन होंगे पंजाब के चंद बेशतर इलाकों में उम्मीद है कि पहले नॉर्थ ईस्ट पंजाब में होते होते साउथ पंजाब तक, तो जून के आखिरी दिनों में वहाँ शुरू हो सकती है। अच्छा, अभी ये जो एक हफ्स की सी सूरत हाल है कि ज़ाहिर है अब आप अगर घर में बगैर एयर कंडीशन के बैठे हैं तो आप पसीने से शराबूर हो रहे हैं, ये सिचुएशन कब कुछ कम होगी? वरना तो बड़ा ये मुश्किल है। आपको पता है बिजली आजकल उसके रेट्स आसमानों पर पहुंचे हुए, लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि बस रात के औकात में ही अपने एयर कंडीशन ऑन करें, दिन में इतनी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो ये जोर कब टूटेगा? देखिए जो जून का महीना तो कराची में यूजुअली ऐसे ही गुजरता है कि जब आप देखिए टेम्परेचर तो वैसे बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा रहा, 35-36 और 36 से जस्ट ही ऊपर होता है, 36.4 कल भी था इत्तेफाक से, लेकिन फील लाइक तो 45-46 लग रहा है जी। उसकी वजह ये है ना कि नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अब ज़ाहिर है अगले 8-10 दिन और इसको एक तरह से ना इसी तरह की कैफियत रहेगी, और हो सकता है 1-2 डिग्री टेम्परेचर अगले 2-3 दिनों में बढ़ जाए, यानी 38 तक जा सकता है। और हाई ह्यूमिडिटी तो ज़ाहिर है थोड़ी सी गर्मी और बढ़ेगी कराची में, लेकिन ये जुलाई के शुरू होते ही फिर इसमें कमी आ जाएगी। जुलाई का नॉर्मल या एवरेज वैसे भी कम होता है, और फिर ज़्यादा घने बादल आया करेंगे और ज़्यादा अच्छी सी ब्रीज पैदा करेगी, तो उम्मीद है कि फिर इस हफ्स में कमी आएगी जुलाई के स्टार्ट होती है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे सरदार साहब ये भी जानना चाहूँगी कि जो अभी हैवी स्पेल्स की आपने बात की और गैर मुतवक्की बारिशों की, तो कौन सा सूबा ज़्यादा मुतासर हो सकता है? बलूचिस्तान या फिर पूरे मुल्क में एक ही तरह मुख्तलिफ जगहों पर बारिश होगी? नहीं, कुछ जगह देखिए, जैसे मैंने सदर्न सिंध की बात की ना, उसमें कराची और बराबर में आपका ठट्ठा, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और बदीन और थरपारकर, ये जो मॉडल्स दिखा रहे हैं, यानी जो सदर्न सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ज़्यादा इम्कानात हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके होते हैं उसमें सिब्बी, कोलू, बारखान और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ये जो ज़ोब ऊपर, और ये जो पट्टी होती है नीचे खुजदार डिस्ट्रिक्ट और लसबेला डिस्ट्रिक्ट, ये जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट से नीचे आए, ये एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पंजाब जो है उसमें लाहौर भी शामिल कर लें आप, सियालकोट, गुजरांवाला, सही, ऊपर इस्लाम, जेलम और नीचे कसूर, साहिवाल, ये जो बेल्ट है इनमें ज़्यादा इम्कानात है कि ज़्यादा तेज़ स्पेल इन्हीं इलाकों में ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हुकूमत इस हवाले से कोई हिकमत अमली तरतीब दे दे ताकि कबल इस वक्त परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, वरना वाकई सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। अभी एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी,
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ बात करते हैं। आपको पता है कि पिछले एक दिन से हम देख रहे हैं कि वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा जहां पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की एक मदाद से उलझने की वीडियो वायरल हुई। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस मौके पर हारिस की अहलिया भी उनके साथ मौजूद हैं। फ़ैन ने हारिस रऊफ से सेल्फ़ी की दरख्वास्त की थी और तनकीद भी की थी, जिस पर हारिस रऊफ गुस्से में आए। मौके पर मौजूद अफराद ने हारिस रऊफ और झगड़ा करने वाले शख्स के दरमियान बीच बचाव कराया। दूसरी जानिब हारिस रऊफ के हक़ में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयानात सामने आना शुरू हो गए। मोहम्मद हफीज़, शान मसूद, शादाब खान, जुनैद खान, हसन अली समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी हारिस रऊफ के साथ इजहार यकजहती किया और नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। हारिस रऊफ के साथ बदतमीज़ी के वाक़े पर चेयरमैन PCB का सख्त रद्दअमल सामने आया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि हमारे खिलाड़ियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलव्विस अफराद फौरी तौर पर हारिस रऊफ से मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी न मांगने पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि इस वाक़े पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? वैसे तो बिल्कुल ठीक बात है, एक बंदा एक क्रिकेटर अपनी फैमिली के साथ मौजूद है, आप तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन जब फैमिली साथ हो तो बदतमीज़ी करना ये किसी तौर भी जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये अनफॉर्चुनेट आपको पता है अलमी है, क्योंकि हमारी जो आवाम है थोड़ी सी जज्बाती भी है, जज्बात भी रखती है, लेकिन वो जज्बात आपको सिर्फ ग्राउंड की हद तक रखने चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंसेस बुरी हुई हैं पाकिस्तान टीम की, मैं खुद मानता हूँ कि दिल बर्दाश्त है, इस वक्त बहुत सी आवाम हुई हुई है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ हो, जब आप आउट द ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपको याद है इससे पहले भी सरफराज अहमद के साथ भी ये वाक़या पेश आ चुका हुआ है, फिर उसके बाद आप हारिस रऊफ के साथ ये पेश आया और बहुत से क्रिकेटर्स के साथ ये वाक़या पेश आ चुका है, जो कि शायद रिपोर्ट भी नहीं होता। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन लेना, और ख़ास करके मोहसिन नकवी साहब का, कि जिस तरीके से प्रोएक्टिव उन्होंने एक्शन लिया है और इस चीज़ को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ बताई है कि तनकीद नहीं करनी हमारे किसी प्लेयर्स पर, एक्शन लेंगे ये खाली। लेकिन इस पर एक रिक्वेस्ट भी है, खाली फ़ैन ने जो बात की वो बहुत बुरी है, मैं इस चीज़ पर खुद भी एग्री करता हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को ये प्लेयर्स को भी कहना पड़ेगा, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो हाजिर सर्विस क्रिकेटर्स हैं, जो अभी तक रिटायर नहीं हुए, जो कुछ निजी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि तनकीद कंस्ट्रक्टेड करें, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी मामले पे। हमारे कुछ हो जाते हैं मामला कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, जो कि लिटरली मुझे याद है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी थी, और मैं जब अपना शो कर रहा था, किसी अपना एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, लेजेंड की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स फ़ोन करके कहते हैं कि यार दुख होता है जब आप सब लोगों को सुनते हैं, जब आप लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है क्रिटिसाइज़ करें, समझ में आती है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड करें। जब आप पर्सनल होते हैं तो हमें खबरें पहुंचती हैं, हमें दुख भी होता है इस चीज़ का। इस वक्त जो इशू पाकिस्तान टीम के साथ चल रहा है, परफॉर्मेंस बुरी है आपकी, सब प्लेयर्स इस वक्त उनका हेड्स डाउन भी है, अंदर से टूटे हुए हैं, 100 मामला इस वक्त आपको पता है जेल में चल रहे हैं। फिर हारिस रऊफ की बात करूं, ऐसा फास्ट बॉलर, वैसे ही एग्रेशन होता है एक बंदे के अंदर, फिर वो कम बैक कर रहे हैं, इतना उनका बुरा एक सीजन राज से पहले, आपको पता वर्ल्ड कप से पहले, फिर इंजरी भी हुई, तो वो सारा हीट ऑफ द मोमेंट की बात करूं वो निकलती है कहीं ना कहीं बड़ास। तो हमारी जो फैंस हैं, हमारी आवाम है, उनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए कि यार थोड़ा रिलैक्स करें, जो मामला हो गए, आपकी टीम ने बुरा खेला उसको आप अपना एग्री करें, और जो बेस्ट टीम जिसको सुपर 8 के अंदर है उसको आप देखें, बस छोड़ दें जो मामला होते रहे पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो कि मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि ज़ाहिर है उन्होंने फिर भी खुद को बहुत कंट्रोल किया है। समटाइम तो ऐसा होता है कि हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि ये मामला कुछ इसमें लोगों ने भी बीच बचाव कराया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात है एक्शन लिया और कहा है कि माफ़ी मांगे, नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल सेट होगी ताकि नेक्स्ट टाइम वो लोग जो जज्बात में आके अपनी हद से मतलब लिमिट क्रॉस करते हैं उनको भी कान हो जाएंगे कि हमें ज़रा एहतियात करनी है। देखिए इसमें एक चीज़ अनफॉर्चुनेट, अगर मैं चलें क्रिकेटर्स की बात करता हूँ, अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ पाकिस्तान में, तो बच्चा जो उनसे वो क्रिकेट को जानता है, क्रिकेट के अंदर बाहर को जानता है कि प्लेयर क्या कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टीम में लड़का आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। अगर मैं पूरी सूरत हाल की बात करूँ, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर के शायद क्रिकेटर को क्रिकेटर बनाते हुए हम भूल जाते हैं कि यार वो एक इंसान भी है। हम बात करते हैं कि वो हीरो है, एम्बेसडर है, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये वही लड़के हैं। एक बात आपसे करो एग्जाम्पल, वर्ल्ड कप खत्म होगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, बेशक कचाड़ पकाड़ टीम में होनी चाहिए, अच्छी बात है कि आप लड़कों को नए को चांस यहाँ पर दें,
कल को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता है इंशाल्लाह, या कल को पाकिस्तान सीरीज जीता, जो भी सीरीज आ रही है, तो हर कोई चीजें भूल के पाकिस्तान को वापस सपोर्ट करने में वापस लग जाएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यार ये इंसान भी हैं, इनको बैकअप की जरूरत होती है। लिटरली जिस वक्त आप टीम आपकी हारती है, जो भी मामला हो, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जिस वक्त चीजें चल रही, ग्रुपिंग है, जो भी है, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, प्लेयर्स आपके सामने शायद ना इस चीज को, जज्बात को अपने शो करते हैं, वो रो पड़ते हैं। बहुत से प्लेयर्स को मैंने देखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, अकेले रूम्स के अंदर, वो दिल टूटते हुए रोते हैं। आपको उनको बैकअप करना है। अगर आप उधर ही जाके तनकीद करने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनकी फैमिली के सामने आप तनकीद करेंगे, जिनके लिए सब कुछ वही है, चाहे वो हीरो की बात करें, चाहे बैकअप की बात करें, उनकी फैमिली के लिए सारा कुछ वो बंदा है, और आप उसके सामने जाके उसके बच्चों के सामने तनकीद करेंगे, तो यार आप एक अच्छा अपना स्टेटमेंट जो सी है वो नहीं दे रहे, चाहे अपनी फैमिली के लिए कहूँ, चाहे उसकी फैमिली के लिए कहूँ, चाहे व्यूवर्स की बात करूँ। एक अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एक्शन लिया, लेकिन खाली एक्शन आप उसके खिलाफ ना लें, आप अपने प्लेयर्स के खिलाफ भी लें, जो टीवी के ऊपर इस वक्त बैठ के, मैं नाम फिर पॉइंट नहीं कर रहा, जो कि तनकीद करते हैं। आप कंस्ट्रक्टेड क्रिकेट पे तनकीद करें, मुझे समझ आती है, लेकिन जब आप राती जिंदगी पे जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो चीज आपको सबको हर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं चाहूंगी थोड़ी सी हम ना पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की भी बात करें। 3 अहम खिलाड़ी ड्रॉप किए जा रहे हैं, बाबर आजम है, उनमें रिजवान है, शाहीन है, इन तीनों को आराम करने का मशवरा दिया गया है। तो आपने इस तब्दीली को किस तरह देखा है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, इन्हें आराम का मशवरा है? देखिए अभी तो क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी तो ऑब्वियसली जब तक पाकिस्तान टीम की खुद सिलेक्शन अपना सामने नहीं आएगी तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा होता है तो आप क्या राय रखते हैं? लेकिन देखिए राय यही है, मैं खुद भी कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को अब नए फेसेस की तरफ जाना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हैं। हमारे एक अनफॉर्चुनेटली अलमिया रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग आपका एक मेन टूर्नामेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज को, पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान सुपर लीग की बिना पे आप परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान की कैप्स देते रहेंगे लड़कों को, तो आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी ही नजर आएंगी। मैं दूसरी टीम्स को कंपेयर करता हूं, उनके लड़कों ने 50-40 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं, 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होते हैं, वेरस ये जो लॉट इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है, मुझे सिर्फ एक लड़का पिन पॉइंट करके दिखा दें जिसने 35 फर्स्ट क्लास मैचेस, 30 भी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों। बहुत से होगा ही नहीं कोई आपके पास लड़का, क्योंकि आपने तरजीह नहीं दी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को। आपको उन टॉप परफॉर्मर्स जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं उनको उठा के पाकिस्तान टीम के अंदर अब लेके आना पड़ेगा, जो कि लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट को जानते हैं। आपने अनफॉर्चुनेटली उनको लिफ्ट नहीं करवाई कभी भी, फिर वही मामला होते हैं जब आप यूएसए की। अभी ये भी कुछ खबरें गर्दिश में हैं कि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की जगह पर सरफराज अहमद को मौका दिए जाने का इम्कान है, और बड़ा कवी इम्कान है कि वो दोबारा उनका कमबैक हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए सरफराज अहमद की बात मैं करूँ तो सरफराज अहमद का कप्तानी जो सी है, आपको पता चैंपियंस ट्रॉफी भी हम लोग जीते, सारे मामला थे। मैं कभी भी सरफराज अहमद की कप्तानी के अगेंस्ट नहीं था, मैं सिर्फ एक चीज़ के अगेंस्ट था, वो था बैटिंग अप्रोच के, क्योंकि ऐसा कैप्टन आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, आपके पास एग्रेसिव भी होते हो, बाकी मामला भी होते हैं, उनकी इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बैटिंग के अंदर ही। ऐसा कैप्टन जब लीड फ्रॉम द फ्रंट की मैं बात करता हूँ, इसलिए उनको कप्तानी से उतारा गया था यहाँ पर। मसला सारा का सारा ये है, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन वही चीज़ मैंने कहा ना, जब आपके टॉप परफॉर्मर्स जो उनसे डोमेस्टिक के जो लड़के टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो लॉन्ग फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी तरफ हम क्यों नहीं जाते? हम वही 2-3 चेहरे जो बार बार हैं उन्हीं की तरफ हम रिवॉल्व होते रहते हैं कि यार इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो। जो लड़का टॉप परफॉर्मर है वो जब चांस नहीं देता, वो जाके बाहर जाके खेलता है, यूएस के लिए खेलता है, कनाडा के लिए खेलता है, फिर हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि यार हाँ इस लड़के ने 2 मैचेस रेलवे के लिए खेले थे, आज देखो कनाडा के लिए खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली चांस नहीं यहाँ पर मिला, वो जाके किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको नए चेहरों की तरफ जाना पड़ेगा। हसीबुल्ला आपके पास है जो कि लॉन्गर फॉर्मेट में अच्छा क्रिकेट खेलता है। सरफराज अहमद की आपने बात की, हालिया उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं सरफराज को, लेकिन सरफराज भाई को आपको पता है भी चांस भी दिया गया था, वो एज सच परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन आपके अंदर ग्रैंड ऑपरेशन की जब बात आप लोग करते हैं तो ग्रैंड ऑपरेशन खाली पाकिस्तान टीम का नहीं होता अकाउंटेबल, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपका पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन के लायक होता है। क्योंकि मुझे ये भी बताइएगा कि अभी जब ये टीम वापसी में ये लोग अलग अलग वापस आ रहे हैं, कैप्टनसी आप किसके पास जाती देख रहे हैं? ये बड़ा टफ कॉल है क्योंकि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान टीम में चल रही है, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 की सुनी तो लग रहा था कि शायद वो अपनी तरफ हिंट कर रहे हैं कि शायद मुझे कप्तान बना दिया जाए पाकिस्तान टीम का। लेकिन पाकिस्तान टीम की कप्तानी आपको पता है जो 2-3 साल के अंदर जो मामला चले हैं पाकिस्तान के, जो एकदम डिप आपकी टीम के अंदर आया, लास्ट टाइम रनर्स अप रही पाकिस्तान टीम, उससे पहले सेमीफाइनलिस्ट रही, जो मामला हुए बाबर आजम को जब उतारा गया तब भी मैं इस चीज़ के हक में नहीं था, फिर शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से उतारा गया तब भी इस चीज़ के मैं हक में नहीं था। लेकिन
इस वक्त बहुत ज़्यादा जो नाम है वो आपको पता है मोहम्मद रिजवान के इर्द गिर्द घूमता है कि जी रिजवान को जोन सा है वो कप्तानी देनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है PSL के अंदर, मुल्तान सुल्तान को लेके चले हैं। फिर जो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो हमारे लेजेंड है यूनुस खान, उन्होंने नसीम शाह को रिकमेंड किया है कि इनको कैप्टनसी दे देनी चाहिए। देखिए फास्ट बॉलर का कप्तानी, अगर फास्ट बॉलर की बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर बहुत ऐसे कम कप्तान रहे हैं जो कि फास्ट बॉलर जो है ऐसे कैप्टन रहते हैं पाकिस्तान टीम के, क्योंकि इंजरी प्रोन होता है फास्ट बॉलर, आपको पता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। फिर उसके बाद इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा होता है, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरटेक करना पड़ता है। तो आपको कप्तान वो चाहिए जो कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा बन के रह सके। रिजवान पे बहुत ज़्यादा बात होती है, उसके अलावा कहीं हमारे माशे हैं, उन्होंने फ़खर जमान का भी नाम लिया था। कमिंस की एग्जांपल हमारे सामने, वो भी तो कैप्टनसी कर रहे हैं। देखिए पैट कमिंस की अगर कैप्टनसी कर रहे हैं तो वो पूरी दुनिया के अंदर लीग मुझे बताया ना कितनी खेलते हैं, वो सिर्फ IPL खेलते हैं या बिग बैश लीग खेलते हैं, उसके अलावा आपने उनको कहीं देखा नहीं है खेलते हुए। हाँ, जो फिर एक रूल जो कंडीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है कि पहले आपकी ड्यूटी फर्स्ट है, उसके बाद आपकी लीग्स हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग शायद फॉलो नहीं करते। हमारे ज़्यादातर लड़के जाके लीग क्रिकेट खेलते हैं और अब जाके रूल एक बना हुआ है कि जी सिर्फ 2 लीग्स आप खेल सकते दुनिया की PSL समेत, उसके अलावा आप खेल नहीं सकते। तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा क्रिकेट बोर्ड में। चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी माहिराना राय हमें दी है। तो अभी टीम वापस आएगी, फिर देखते हैं कि सियासत को किस तरह टीम से ख़त्म किया जाता है। लॉबिंग, ये जो ग्रुपिंग है, इसे ख़त्म होना चाहिए और लड़के वाकई यंगस्टर्स को मौका मिले जो कि भरपूर तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ खेलें और परफॉर्मेंस हमारी कुछ बेहतर हो। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और आपने देखा आपके पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2 से 3 दिन काफ़ी स्टोरी वायरल हुई है। एक सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ की, जहां पर टांग काटे जाने से ज़ख्मी होने वाली ऊँटनी कैमी को कराची के शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है। 13 जून को ये वाक़या पेश आया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और सारिफीन की जानिब से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जानवरों पर बेरहमी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। ज़ख्मी ऊँटनी की अब कराची में देखभाल इलाज जारी है और अब कैमी ने खाना पीना भी शुरू कर दिया है। कफ़ील अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते। कफ़ील, बताइएगा, बड़ी पेशरफ्त हुई है, अब एक नई स्टोरी सामने आई है। जो वडेरा जिस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने ऊँटनी की टांग काटी है, उसने ये कह दिया है कि जी अब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इस ऊँटनी के मालिक ने खुद इसकी टांग काटी है। हक़ाइक़ क्या हैं? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया और पर इस कदम की चीज़ें वायरल हो रही हैं। ताहम ये जो जिस जुल्म की दास्तान एक जानवर पर जो है वो रकम की गई है, मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो कैमी है उसकी हालत पहले से कदर बेहतर जो है वो बताई जाती है। ईद के दूसरे रोज़ इस शेल्टर होम में गवर्नर सिंध जो है कामरान टेसोरी साहब खुद पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ का विजिट किया। तो उस दौरान जो है वो देखने में आया कि वो ना सिर्फ खा रही थी बल्कि जो उसकी ओवरऑल मूवमेंट थी वो थोड़ी सी बेहतर जो है वो उनके अकॉर्डिंगली खासी फील हो रही थी। ताहम दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो गवर्नर सिंह ने ये भी कहा था मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कि इसको UAE में उनकी बातचीत है जो है वो जारी है और मुमकिन तौर पे अगर यहाँ सूरत हाल उसकी टांग के हवाले से बेहतर नहीं हुई तो उसको मूव किया जा सकता है। तो अभी कुछ कफील ऐसी खबरें भी थी कि भारत से भी कोई टांग जो कि ज़ाहिर है आर्टिफिशियल लेग है वो आ रही है, जो कि डोनेट कोई कर रहा है इस ऊँटनी के लिए। जी, वहाँ की जो डायरेक्टर थी उनके मुताबिक इसकी मसनूई टांग जो है वो लगाई जाएगी और इस हवाले से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा था कि इसको अभी थोड़ा बहुत स्टेबल होने में तकरीबन उन्होंने कहा था 1.5 से 2 माह का अर्सा दरकार होगा, उसके बाद जो है ये प्रोसेस किया जा सकता है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ये भी खा पी रही है, लेकिन जब ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं ख्वाब मीडिया की सूरत में हो या और उसको देखने के, तो उसको की थोड़ा सा जो है वो खौफजदा हो जाती है और अपनी तकलीफ के बाद जो है ये चीखना चिल्लाना शुरू कर दी। ताहम गवर्नर सिंध ने इस बात का अयादा जरूर किया था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें जो है वो सिंध हुकूमत के ताउन के साथ मुकम्मल तौर पर न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनको करार वाकई सजा दी जाएगी ताकि आइंदा ऐसे वाकयात रूनुमा ना हो सके। सही। तो अभी फिलहाल ये जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर की है जो इस वडेरे के हवाले से है, उस पर कुछ मालूम नहीं हो सका, सिर्फ बातें।
देखें, अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मुख्तलिफ जो है वो छापे भी मारे गए हैं और ये बात, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी बाकायदा तौर पर अमल में नहीं आई है इस हवाले से। तहम सिंध हुकूमत और मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त जो इंतजामिया है वो इस बात के लिए फोकस है, इसलिए कि गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें खासे जो है वो मुतहर्रिक हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कफ़ील, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया है और बड़ी अच्छी शेल्टर होम में मौजूद है ये ऊँटनी और इसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। जानवरों के भी हकूक़ होते हैं, बेज़बान जानवर जिनके साथ इतना जुल्म हो जाए तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर एक शोर मचा हुआ था कि फ़ौरी कार्रवाई की जाए और जो भी इससे मुलव्वस है उसको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई वाक़या रोनुमा ना हो। तो पाकिस्तान में नाज़रीन इस वक्त हर दूसरा शख्स ज़हनी तनाव का शिकार भी है। शदीद महंगाई से मुतासर शहरी दिन गुजारने की जदोजहद में अपनी सोशल लाइफ मुकम्मल तबाह कर चुके हैं। हमारे यहाँ सैर व तफरीह के मौक़े भी कम मिलते हैं जो कि बहुत कम है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से एक जो पुरसुकून फ़ज़ा है उससे भी महरूम है। अक्टूबर 2023 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी ज़हनी बीमारी में मुब्तला थी, जिनमें नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। माहिरीन ये कहते हैं कि ज़हनी बीमारियों की जो वजूहात हैं उनमें वालिदैन से तरबियत, स्कूल में गुजारा गया वक्त और इसके अलावा माली हालात स्पेसिफ़िकली शामिल हैं। तो पाकिस्तान में माली मसाइल का शिकार अफराद जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, ज़हनी मसाइल को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है इनके साथ, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर मशीद ज़हरा हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, माली हालात और महंगाई से जंग लड़ने वाले ख़ानदान के कफ़ील के लिए ज़हनी तनाव किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी आबादी माली मुश्किलात की वजह से ही ज़हनी तनाव का शिकार है? बिल्कुल, जब हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर जो मेल हज़रात हैं, जो मर्द हैं, वही प्रोवाइडर हैं और उन्होंने ही अपने ख़ानदान की कफ़ालत करनी है और अपना जो फाइनेंशियल सर्कल है उसको चलाना है। और फिर जो है हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बिल्डिंग हो जाती है कि कोई और ख़ानदान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हम लोग बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। तो ये प्रेशर जो है, जो आपके घर का सरबराह है, जो प्रोवाइडर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी और एक कॉम्प्लेक्स भी उसके ऊपर आ जाता है कि एज़ कम्पेयर टू कि वो ये देखता है कि जो आपके साथ जो और लोग हैं, जो आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, इन लॉज में वो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और आप नहीं हो पा रहे। तो इस वजहों से लोगों के अंदर तनाव और जो हमारे मुआशरे के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसको कोप अप ना कर पाना और इसके स्टैंडर्ड्स को मीट करना, आई थिंक हर पाकिस्तानी के बस का रोग ही नहीं है। इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर कैपेसिटी ही मौजूद नहीं है इन सोर्सेज के अंदर और इनकम रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए और फेक जो लोग आपको ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ लेकर जाते हैं। इसकी वजह से एक जो सरबराह है घर का, वो हर वक्त एक कांस्टेंट प्रेशर, एक तनाव, एक डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीजेज और बहुत सारे मसाइल जो हैं माशरे में बहुत कॉमन देखने में आते हैं, जिसकी वजह से शुगर भी है। और जो हम एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर एक सैड डायलेमा आप कह लो है, वो क्या है कि जो मर्द हजरात हैं उनके अंदर जो हार्ट अटैक की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। सडन डेथ मेल हजरात के अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर फैमिली मेम्बर डिप्रेशन में आ जाए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को उसका ख्याल कैसे रखना चाहिए, या इस सवाल को ऐसे ले लीजिए कि घर का एक कमाने वाला शदीद महंगाई में चिड़चिड़ा हो जाए तो उसको रिलैक्स कैसे पे रखा जाए? हाँ, अब बात ये है कि महंगाई जो है वो तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी हम लोग कंट्रोल नहीं, और क्योंकि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा IMF और इन तमाम वजहों से बहुत ज़्यादा महंगाई का शिकार हमारे लोग होते जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर ये हो सकता है कि घर के लोग अगर इस चीज़ का ख्याल रखें कि थोड़ा मिल बांट कर इसके ऊपर चलें। अगर ख़वातीन घरों के अंदर मौजूद है तो वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हैं। होम कुकिंग जैसे हो गई, कोई और ऐसे हमारे अंदर आप कह सकते हैं तजर्बे होने चाहिए, कुछ ऐसी हमारे अंदर महारतें होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम अपनी जो अर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सकें, जैसे ट्यूशन पढ़ा के, या और जो घर के अंदर लोग हैं जो भी अपने उनके टेम्परामेंट्स हैं, जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ट्रेन करके थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। फिर एक और जो चीज़ है
जैसे इस्लाम की अगर हम बात करते हैं, रिलीजियसली भी हमें बताया गया है कि कंपैरिजन ना किया जाए, और अगर आपने कंपैरिजन करना है तो हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो ये वाली अगर हमारे अंदर एक आदत आ जाती है और हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि कोई भी शख्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटस या उसका जो तर्ज ज़िंदगी है वो हमसे बेहतर है, तो जी वो जो बेहतर तर्ज ज़िंदगी को देखकर हम आइडलाइज होते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी फितरत है कि हम उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, हम चाहते हैं कि हम भी वैसे हों, हमारी ज़िंदगियाँ भी वैसी पुरसकून हों। अगर हम इस ख्वाहिश को, इसी को कहते हैं ना कि अपने नफ्स सही। के साथ जहाद करना सबसे सबसे अफजल जहाद कहा गया है। तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत शुक्रिया अब आपके वक्त के लिए कि आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त मेहमान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान की पहली खातून के मरकज़ी किरदार की एक्शन थ्रिलर फिल्म है एजेंट अनीला, जो कि जल्द रिलीज़ होने वाली है। फिल्म की सबसे मज़ेदार बात है कि इसमें पहली बार कोई खातून एजेंट का मरकज़ी किरदार दिखाया जा रहा है। मेगा कास्ट फिल्म में अदाकारा मीरा हैं, रिदा असफहानी हैं, गुलाम मोहिउद्दीन हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, शफ़क़त चीमा हैं, मुस्कान नज़ीर हैं, मंजूर मुराद हैं, पीर मुअज़्ज़म हैं और महबूब सुल्तान समेत दीगर अदाकार एक्शन में दिखाई देंगे। और ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। इस वक्त अदाकारा रिदा असफहानी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच रिदा फॉर योर टाइम, और माशाल्लाह मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी फ़र्स्ट मूवी है जो कि रिलीज़ होने जा रही है। और इसके साथ साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी भी पहली फिल्म है जो कि माशाल्लाह रिलीज़ होने जा रही है। तो पहले मैं रिदा आपसे पूछती हूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आपको पता है डेब्यू मूवी है। अब ड्रामाज़ में सर्व करते करते एक अच्छा टाइम पीरियड गुजरा। अब मूवी पे जब बात आई तो ये बड़ी लॉन्ग जर्नी रही सैरिश, जिसमें हमें काफ़ी मुश्किलात, हर्डल्स का भी सामना रहा, लेकिन फाइनली अब कल फिल्म रिलीज़ हो रही है। सो सुपर एक्साइटेड। अच्छा जी, अब मुझे कासिम साहब आप बताइएगा कि क्या तवक्कुआत हैं आपकी इस फिल्म से। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताइएगा कि ये खातून जो कि मरकज़ी किरदार में और वो भी एजेंट के रूप में, ये कहाँ से स्टोरी आपने, आइडिया कहाँ से आपने कंसीव किया, लिखा किसने है? मैं खुद राइटर हूँ और अच्छा। डायरेक्टर भी मैं खुद हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं खुद हूँ। तो मैंने बस ये मेरी ज़ाती स्टोरी है। एजेंट का मतलब कि ये पाकिस्तानी हसास इदारे की मुलाजिम है। एजेंट है मतलब किसी खुफिया एजेंसी की। और मीरा जी डॉन है, इंटरनेशनल डॉन है जो निगेटिव किरदार में, और ये उनके पीछे लगी हुई है। फिर दुबई में मीरा जी की शिप तबाह होने के बाद ये दोनों में झगड़ा शुरू होता है। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वैसे ये रियल स्टोरी तो नहीं हो सकती? नहीं, रियल तो ये ख्याल आपको क्या, किस तरह को ख्वाब देखा था क्या? नहीं, असल में क्या है कि फिल्में तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और हम खुद तो फिल्मी खोपड़ी हैं। अच्छा। तो ख्यालात आते हैं और स्टोरी लिखते वक्त में लिखता गया बस। और मेरे जहन में था, मुझे रिदा असफहानी इस किरदार में सबसे ज़्यादा जो है ना बेहतरीन लगी। और तो बाकी कास्ट कैसे फाइनलाइज की? सबका सोचा हुआ था या फिर आपने कुछ नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस कराया? जी, सीनियर अदाकारों का तो मैंने सोचा हुआ था कि ये किरदार मीरा जी से डॉन का किरदार करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सुपरस्टार है वो इसी किरदार में मुझे सही लग रही थी। और दूसरे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी फादर के करैक्टर में वो भी मुझे सही लग रहे थे। और गुलाम मोहिउद्दीन साहब का मैं बचपन से फ़ैन हूँ। तो एक मतलब कि हसास इदारे के अफसर का एक्शन किरदार है, और हमने बचपन से उनकी एक्शन फिल्में ही देखी, वो अच्छे लगते थे। तो मैं भी ये चाहता था कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब से मैं भी अपनी फिल्म में इस तरह का काम करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिन अदाकारों को मैंने कास्ट किया है तो इनका मैं पहले से ही फ़ैन था। शफ़क़त चीमा साहब का भी, मुस्तफ़ा कुरैशी का भी, गुल्लू साहब का भी, मीरा जी का भी। और रिदा के ड्रामे देख के मैं इनके पीछे लगा के आप फिल्म करो मेरी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा रिदा, वैसे मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अगर फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि उस पाए की मूवीज़ नहीं बन रही जो कि बननी चाहिए। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में इस सिचुएशन में ज़ाहिर है फिर काम आपको इस तरह का करना पड़ता है कि जो लोग देखना भी पसंद करें, लोगों का ट्रस्ट कुछ उठ सा गया है, ऐसे क्या सोचती हैं आप?
सहरिश वही बात है ना कि आई गेस ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स भी उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। मैं तो बड़ा खिराज तहसीन पेश करूँगी कासिम पंवर साहब को कि इस मुल्क में इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये मूवी भी पैट्रियाटिज़म के हवाले से ही है। इट्स अबाउट पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल और कैसे पाकिस्तान की एजेंसीज़ पॉजिटिवली उसको ट्रीट करती हैं और सेल्फ डिफेंस करती हैं पाकिस्तान का। बट इस वक्त जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है सहरिश, उसके अकॉर्डिंगली तो बहुत मुश्किल है कि जो लगाया हुआ कैपिटल है अल्लाह करे वो वापस आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी तो कहते हैं ना कि कुल कायनात ये मूवी है इस टाइम पे। तो लोगों का ट्रस्ट ऑब्वियसली इसलिए उठा है कि देखें एक प्रोड्यूसर है, उसने पैसे लगाए, फिल्म बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अब पता चला अल्लाह ना करे उसका प्रॉफिट तो दूर कैपिटल भी बाहर नहीं है, तो वो नेक्स्ट टाइम तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही है, वो तो फिल्म क्या उसके नाम से भी डरेगा। तो बस यही है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तानी आवाम को, और ये मेरी पर्सनली अपील भी है आपके प्लेटफॉर्म से, कि आएँ पाकिस्तानी मूवीज़ को सपोर्ट करें। अगर रिवाइवल हो ही गया है तो सिनेमा, हमारे पास बहुत टैलेंट है, आप आएंगे अपने घरों से निकल के देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बाकी लोग भी हिम्मत करेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा कासिम साहब, कितना अरसा शूट आपका ये जारी रहा और उसमें कौन से ऐसे नशेबो फराज आए कि जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है वो अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं जब इतना लंबा शूट हो। सम टाइम कुछ चीजें अरेंज नहीं हो पा रही होती, सम टाइम लोकेशंस के इश्यूज होते हैं, एक्टर्स के इश्यूज होते हैं। किसने आपको सबसे ज्यादा तंग किया? तंग तो किसी ने भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ तो मेरी सारी टीम अच्छा चली। दुबई में भी हमने रिकॉर्डिंग की, 2 स्पेल थे। पहले हम एक स्पेल करके आए थे 15 दिन का, दुबई के सारे खूबसूरत लोकेशन पर हमने रिकॉर्डिंग की। उसके बाद दूसरा हम शीला त्रिवेदी दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, यूएई से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हाँ, वो उनके प्रोडक्शन कंपनी में और बड़ी उनका अपना स्टूडियो है वहाँ पर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पर 2 स्पेल थे हमारे दुबई में। मीरा जी भी थी। वैसे मीरा जी माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, तो उनके तो भाई टेंट्रम्स भी होते हैं, उनसे कैसे डील किया आपने? हमारे साथ तो वो बहुत अच्छा चली है। हमें जो है वो दुबई में भी, कराची में भी, लाहौर में भी, 3 शहरों में उनकी रिकॉर्डिंग हुई है। मुझे टाइम बहुत अच्छे तरीके से दिया, बड़ा अच्छा किरदार, शी परफॉर्म्ड सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा किरदार है उनका, उन्होंने भरपूर जो है ना ताउन किया हमारे साथ। ज़बरदस्त। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कासिम साहब जब इतना वक्त लग जाए, जिस तरह आपने मुझे बताया कि तकरीबन 2 से 3 साल में आप लोगों ने इसे मुकम्मल किया है, ऐसा ही है? जी जी। तो इसमें फिर कॉस्ट नहीं बढ़ जाती मूवी की? बढ़ जाती है, पर वक्फे से करना पड़ता है, देख के भी करना पड़ता है। इवन रीशूट्स भी करने पड़े हमें, कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से, तो देखने के बाद ऑब्वियसली कॉस्ट तो फिर बढ़ती है, रीशूट भी करने पड़ते। बहुत सी चीज़ें होती है। फिल्म को, पहली फिल्म थी हमारी, तो मेरी ये कोशिश थी कि कोई ऐसा सीन ना हो जिससे जो है ना मुझे खुद जो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी तो मैं हटा रहा था। फिल्म बनाने से ज़्यादा फिल्म सिनेमा तक उतारना एक अलग प्रोसेस है, तो वो भी डेब्यू वो एक अलग साइंस है। तो अभी उससे गो थ्रू हो रहे हैं, लेट्स सी कल रिलीज है। चलें जी। वैसे अब आप लोगों की बुकिंग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, उससे भी होता कि ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए स्मूथ जी। अगर एक हफ्ता पहले बुकिंग, बहुत अच्छा पॉइंट दिया जी जी, अगर एक हफ्ता पहले बुकिंग शुरू हो जाती तो अभी तक 6-7 हज़ार लोग हमारी फिल्म की एडवांस बुकिंग करा चुके हैं। बट स्टिल मगर अब आज स्टार्ट हुई है, आज शाम को कल फिल्म रिलीज है, तो सारे लोग तो आज फारिग नहीं होते। पहले कम से कम इंसान 8 दिन 7 दिन पहले, 5 दिन पहले भी टिकट कटवा देता है, तो उसको जहन में होता है कि फ़िलहाल टाइम पे शो है, मैं फैमिली को लेके जाऊंगा और ये फिल्म जाके देखूंगा। बट स्टिल हमें पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद है कि लोग हमें प्यार करते हैं। ये बताएगा कि फिर इसमें जो माशाल्लाह मीरा इंटरनेशनल डॉन का किरदार अदा कर रही हैं, तो वो किस किस्म की डॉन है? मतलब वो नेगेटिव वाली डॉन या पॉजिटिव वाली डॉन? वैसे डॉन तो होता ही नेगेटिव है। लेकिन आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं, आई लाइक इट। नेगेटिव कैरेक्टर है उनका वो, बट बड़ा ग्रेसफुल नेगेटिव है। हाँ, बड़ा एक वो जो कहता ना कि एक अपने आप में एक वो ज़बरदस्त कैरेक्टर है, और नो डाउट मीरा जी ने उसको परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। तो उसमें मैं अभी आप लोगों के इसमें टीजर में, ट्रेलर में देख रही थी बिल्ला, महबूब सुल्तान। बिल्ला कौन है? वो महबूब सुल्तान है, जो उनका किरदार है, बड़ा अच्छा किरदार, बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो शुरू में तो ऐसे लगेगा कि नेगेटिव है, मगर बहुत बड़े गैरतमंद इंसान का किरदार है। तो मीरा जी ने कोई इंग्लिश वगैरह भी बोली है या बस उर्दू सारा कुछ था? हमने उर्दू में ही कर लिया। इंग्लिश के डायलॉग नहीं है, आपने रखे ही नहीं। एक कुछ है मेरे ख्याल में बीच में। हाँ, लेकिन वो वाला फ्लेवर उनका इसमें नहीं है। वो वाला फ्लेवर नहीं, लेकिन उन्होंने काफी इंप्रूव कर लिया अपने फ्लेवर को। उन्होंने काफी इंप्रूव कर लिया, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे क्या बताएगा कि सोशल मैसेज है इस मूवी में?
सोशल मैसेज एक तरह से सैरिश यही है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इट्स अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आवाम बड़ी इनोसेंट है, मुझे लगता है सैरिश, आई बिलीव इन इट। अब अगर मतलब बैक एंड से कोई चीज़ें, हर चीज़ में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे मेडिसिन हो गई या कोई और चीज़ें हो गई, खाने पीने की अशिया जिसमें कोई ख़राबी आ रही है और मतलब लोग फिर एकदम से क्लेम कर देते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सैरिश अगर ओवरऑल देखा जाए, आप कहीं पे भी ट्रैवल करें, कुछ भी करें, एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन इश्यूज़, बट उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा होता। लेकिन पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं बस नेगेटिव है बोल दो, तो ऐसा नहीं है। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो रिदा, आप मुझे बताइएगा सेट पे कोई ऐसा वाकया जो आपको हमेशा याद रहेगा? वैसे तो एक तवील सफर है ये, ऐसे ही है, लेकिन जाहिर है मेमोरीज होती हैं जो कि साथ साथ बन रही होती हैं, तो कुछ शेयर करेंगे जो आपको हमेशा याद रहेगा? मीरा जी का और आपका फाइट वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पता है सैरिश, मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग था सैरिश, जब फिल्म स्टार सामने खड़ा होता है ना, बिकॉज मैं ऑलरेडी टीवी के लिए तो करती रही हूँ काम, लेकिन हमें पता जब चलता है जब हम किसी फिल्म स्टार के सामने खड़े होते हैं। जब सीआर हो रही थी, मीरा जी वॉज सो एक्टिव, सो एनर्जेटिक एंड शी वॉज सो कोऑपरेटिव। अच्छा लिटरली हमारे फाइट के सीन्स था, तो ऑब्वियसली सीआर में भी वैसे ही होगा। अब मैं जब पहला सीक्वेंस था तो मैं डर के नहीं कर रही थी, मैं खुल के नहीं कर पाई थी, मुझे लग रहा था सामने मीरा जी हैं, तो शी वॉज लाइक नहीं मारो, तुम मुझे हिट नहीं करी, मारो। अच्छा जो उन्होंने मुझे इतना जोश दिलाया ना, मैंने जो उनको किक किया ना, तो वो उनके थंब पे लग गए बाकायदा, पूरे प्रेशर से थंब पे किसी का किक लग जाए और वो एकदम से ना पकड़ के उनको बहुत ज़ोर से लगी, और लगने के बाद मैं तो ऐसे, एक तो मीरा जी मतलब उनको चोट लग गई और फिर किसी को चोट लग गई मेरी वजह से, तो वो दो प्रेशर मेरे ऊपर आए। बट शी वॉज सो हम्बल। मैं यहाँ पे उनकी तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने, एक होता ना उफ, उन्होंने ये भी नहीं किया मुझे देख के, उन्होंने अपना हाथ पकड़ा, वो साइड पे बैठ गई, बाकी जितने टीम के लोग थे ऑब्वियसली दे केम टू सपोर्ट हर, किसी ने हाथ दबाया, किसी ने कुछ किया, पेन किलर दी, बट मुझे उन्होंने एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला। यहाँ पे एक इंसान की ह्यूमैनिटी नज़र आती है, वरना इतनी ज़ोर से चोट लगी, वो कुछ भी बोल सकती थी और मैं सुनती उस टाइम पे क्योंकि मेरी गलती थी, लेकिन वो बस हो गया था मुझसे गलती से। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठी, उन्होंने रेस्ट किया, हमने पूरा सीक्वेंस किया। मैं उनको उस टाइम पे थैंक्स नहीं बोल पाई थी, सैरिश आपके शो से, बोल के शो से मैं, मीरा जी थैंक यू सो मच, यू वर सो कोऑपरेटिव। तो ये मुझे याद रहता है कि वो जब भी वो शॉट देखती हूँ कि ऐसा हुआ था। तो काफी दिन तक मीरा जी को हाथ में उनको स्वेलिंग भी थी, एग्जैक्टली, दाग भी हो गया, पर उन्होंने बोला कुछ नहीं कि तुम्हारे से मुझे चोट लग गई या तुमने देखा नहीं, शी वाज सो हम्बल इस टाइम पे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका शफकत चीमा साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? मोहिउद्दीन साहब इसमें मौजूद हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जाहिर है ये सारे वो स्टार्स हैं जिनको हम बचपन से देखते भी आ रहे हैं, ये सिनेमा के लेजेंडरी स्टार्स हैं। सैरिश बहुत अच्छा सवाल है। शफकत चीमा साहब के साथ मेरे कम सीन्स थे, जितने भी थे दे वर अमेजिंग, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन गुलाम मोहिउद्दीन साहब की अगर बात की जाए तो वो हमारे लाहौर में नेबर भी थे, क्योंकि वो मेरे अब्बू के बेस्ट फ्रेंड्स में से थे। मेरे अब्बू सीनियर मीडिया पर्सन एंड नाउ ही इज़ रिटायर्ड। सो गुलाम मोहिउद्दीन अंकल वॉज सो कोऑपरेटिव, वो बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हम बात करें, एक होता है ना इतना आपने काम किया, वो टेंट्रम्स होते हैं नेचुरली, कोई एटीट्यूड कुछ नहीं। जितनी दफ़ा हमने अपने स्पेल के लिए उन्हें बुलाया, वो काफ़ी दफ़ा आए हैं बल्कि, सो ही वाज सो कोऑपरेटिव, और परफॉर्मेंस तो आपको पता ही है उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे पूछूंगी कासिम साहब, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना तंग कर रहे हैं आपको? नहीं डिस्ट्रीब्यूटर भी, सैरिश का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बता रही हूँ, तंग नहीं कर रहा, हमें कोई भी तंग नहीं कर। ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, हमारे पास जितनी फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स आते हैं मैं उन सबसे ये सवाल करती हूं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट्स अ टेक्निकल थिंग। कोई किसी को तंग नहीं करता, सबकी जो है ना वो इज्जत जुड़ी होती है आपस में, प्रोड्यूसर की भी, डिस्ट्रीब्यूटर की भी, सिनेमा मालकान की भी। समटाइम प्रोड्यूसर्स रो देते हैं आके, जब लेकिन सैरिश आपको पता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब तक आप स्वीटली बात करें ना तो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती, जब तक आप ना चाहते हुए भी थोड़ा सा हार्श होगी कि जी ये काम क्यों नहीं हुआ, फिर वो कहते नहीं हो गया, आपको पता नहीं चला। हाँ तो ये हुआ है, ये काम का अलमी है। हालांकि यार ये नहीं होना चाहिए सैरिश। अगर मैं एक एक्ट्रेस हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी जॉब पूरी करनी चाहिए, मुझे मेरी मूव से लेके हर चीज़ पूरी लाइन्स वगैरह पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद मैं क्लेम करूँ तो अच्छा लगता है। अब मेरा जो काम है मेरी डोमेन से वो मैं फुलफिल ना करूं और कंप्लेंट्स मैं सारी करूं तो वो चीज़ थोड़ा सा दैट्स हर्टिंग, तो वो है। फाइनली मैं चाहूंगी रिदा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। मुझे ये बताइएगा कि अब मूवी रिलीज होने जा रही है कल, तो ये सामने आपका कैमरा है, ये प्लेटफॉर्म आपके पास है, क्या लोगों को मैसेज देंगे, क्यों वो एजेंट अनीला मूवी देखने आए? गुड क्वेश्चन। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एजेंट अनीला एक नॉर्मल सी मूवी है, हमारी पहली कोशिश है, डायरेक्टर गुलपमर साहब की भी ये पहला डेब्यू है और मूवी के लिए तो मेरा भी फर्स्ट है। तो मैं बस ये कहूँगी कि पाकिस्तान से रिलेवेंट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप
प्राउड फील करेंगे। तो मतलब इट्स अबाउट पाकिस्तान। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे लिए या पंवर साहब के लिए देखने आए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिनेमाज को सपोर्ट करने के लिए देखने आ जाएं। बाकी जो गलतियाँ हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट मूवी हमारी रोम कॉम होगी, रोमांटिक कॉमेडी, तो वो जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है जी। चले जी, आप कासिम साहब आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि बस जो रिदा ने कहा वही मैं भी कहूँगा, और हम दूसरी फिल्म की भी इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं जो कॉमेडी स्टोरी है, उसमें रिदा इस्फहानी लीड कैरेक्टर भी करेगी और फिल्म की प्रोड्यूसर भी है इंशाल्लाह। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फिल्म का प्रोड्यूसर जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होता है। अच्छा, मैं मजे की बात और भी बता दूं कि मेरे तो सुनने में ये भी आया कि जो नया बजट आया उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने फंड्स मुख्तस किए हैं। और मेरे पास आए थे सीनियर फिल्म क्रिटिक, उन्होंने मुझे ये बताया कि 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी और बाकी प्रोड्यूसर के होंगे। कुछ इस तरह का भी सीन बन रहा है। ये इन फ्यूचर अच्छा जो है इस तरह बताते हैं, मगर होता कुछ और है। उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि इतने टाइम में हम 3 फिल्में बना चले होप फॉर द बेस्ट, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज़। अगर ऐसा है 2-3 साल जो है ना लग जाएंगे उसके पीछे भागना, इतना हम इस्लामाबाद के चक्कर काटे, इससे बेहतर है हम दुबई जाके या बैंकॉक जाके एक फिल्म बना के आ जाएंगे। क्या बात है। एजेंट अनीला के लिए क्विक मैसेज देते हैं, हुकूमत को चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, मगर तरीका अच्छा नहीं है। अच्छा चले जी, आपका मैसेज चला गया। अब एजेंट अनीला के बारे में बता दें कि लोग क्यों देखें जल्दी से। बस क्यों देखें अब ये तो मैं नहीं कह सकता। उसमें मीरा जी है, बहुत बड़े स्टार्स हैं। स्टोरी भी अच्छी है। मैंने चारों सूबों के कल्चर को भी दिखाया, देसी कल्चर भी दिखाया, और हमने बहुत मेहनत की, दीनदार लोग भी दिखाए हैं। और फिल्म में कुछ शफकत चीमा साहब की एक नात भी बड़ी जबरदस्त है। कोई फैमिली के साथ भी ये फिल्म देखना चाहिए। चले जी, आपने बहुत कुछ बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका रिदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।